तो इस आपदा के बाद तबाही जिस तरह से आई, अब मुमकिन कोशिश यही हो रही है हर मुमकिन कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके जो फंसे हुए हैं। सीधे रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो चलते हैं। मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो ताजा हालात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हो रहा है। बिल्कुल शिरीन, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी टनल और सबसे बड़ी चुनौती, रात भर मलबा हटाने का काम चलता रहा, लेकिन सवेरे जो आईटीबीपी ने बताया है वो ये कि अब तक उन 35 लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है जो इस टनल में फंसे हो सकते हैं। जल्दी से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए धौली गंगा का वो प्रवाह और तपोवन का वो बर्बाद हुआ डैम, और इसके इस तरफ देखिए, इस तरफ वो टनल जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। रात भर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ये सामंजस्य बनाकर कोऑर्डिनेशन के साथ यहां से मलबा हटाने का काम लगातार करते रहे हैं। हैवी इक्विपमेंट्स, मशीनरी इनके पास मौजूद है। लगातार कई मीटर मलबा हटाया जा चुका है, लेकिन सवेरे जो जानकारी दी गई वो ये कि उन 35 लोगों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है जो इस टनल में फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू के लिहाज से ये बहुत अहम घंटे हैं। कहा जाता है 24 से 48 घंटे किसी भी हादसे के बाद ये सबसे अहम होते हैं जिंदगी बचाने के लिए। 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे यह हादसा होता है। 9 फरवरी सवेरे के 8 बज चुके हैं। 45 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हर बीतता लम्हा जिंदगी की उम्मीद को कम कर रहा है। मौत की सुरंग से जिंदगी को बाहर निकालने की अगर सबसे बड़ी कोई कोशिश कर रहे हैं तो आप उन्हें कहिए देवभूमि के देवदूत या फिर कहिए आईटीबीपी के हिमवीर। वो एक युद्ध लड़ रहे हैं जो समय के विरुद्ध है। ये युद्ध समय के विरुद्ध है। हर बीतता पल जिंदगी की उम्मीद को कम करता जा रहा है। अब तक कोई संपर्क उन 35 लोगों से नहीं हो पाया है जो इस टनल के भीतर फंसे हो सकते हैं। कल शाम तक 130 मीटर के करीब मलबा हटा लिया गया था। रात भर मलबा हटाने का काम चलता रहा है, लेकिन अब भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि अब दिन चढ़ा है, रोशनी है। कल रात ठंड में और अंधेरे में इस रेस्क्यू को चलाना बहुत मुश्किल था। बहुत कठिन परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों में आईटीबीपी के हिमवीर लगे रहे, मलबा हटाते रहे कि कहीं से उन लोगों से संपर्क हो पाए जो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। शिरीन, बिल्कुल विशाल, हर बीतते मिनट के साथ, हर बीतते लम्हे के साथ यहाँ उम्मीदें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस उम्मीद के साथ कि लोगों को बचा लिया जाए, बहुत चुनौतियों के बीच यहाँ पर जो हमारे रेस्क्यू टीम में जुटे हुए लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। 180 मीटर की टनल है, 130 मीटर कल इसे कर लिया गया था, वहां से मलबा निकाल लिया गया था। आप लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे होंगे, सीएम भी वहीं पर हैं, उनका क्या कुछ कहना है? कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अभी वक्त उनके हिसाब से कितना और लग सकता है? नीचे धूप है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल शाम को यहां पर बहुत अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में आईटीबीपी थी, एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी और उत्तराखंड पुलिस थी। और मुख्यमंत्री का फोकस इस बात पर था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक सामंजस्य हो। हैवी इक्विपमेंट यहां पर है, मशीनरी यहां पर है, जो भी सुविधाएं, जो मशीनरी चाहिए वो सब जो है वो प्रशासन की तरफ से मुहैया करवा दी गई है। अब जिम्मेदारी इन टीमों की है वो कितनी जल्दी इस मलबे को हटा पाते हैं। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस मलबे को हटाने का काम यकीन मानिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कल रात में इतनी ठंड में, इतनी विषम परिस्थितियों में, अंधेरे में रेस्क्यू का काम आईटीबीपी लगातार चलाती रही, क्योंकि आईटीबीपी जानती है कि हर बीतते लम्हे के साथ जो लोग अंदर फंसे हैं उनकी जिंदगी की उम्मीद कम होती जाएगी। इसलिए रात को भी, अंधेरे में भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका नहीं गया। मुख्यमंत्री को जो जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई थी वो ये कि हम हर घंटे 4 से 5 मीटर तक मलबा हटा सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं परिस्थितियां और कठिन होती चली जाती हैं, मलबा हटाना और कठिन होता चला जाता है। समय बता पाना बहुत मुश्किल है। कल शाम को भी हमने बात की थी, लेकिन समय बता पाना उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है। हर घंटे हम 4 से 5 मीटर जो है वो मलबा हटाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं परिस्थिति और कठिन होती जा रही है। आज सवेरे भी आईटीबीपी की तरफ से हमने जो बात की, उनकी तरफ से कहा गया काफी हद तक हमने मलबा हटा लिया है, संपर्क अब तक इन 35 लोगों से नहीं हो पाया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं 24 से 48 घंटे बहुत अहम होते हैं किसी भी हादसे के बाद। 45 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, अगले कुछ घंटे साफ लग रहा है। और ये एक राहत भरी एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए थोड़ा और दिखाइए कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से वो तस्वीर दिखाता हूं जहां से इस आपदा की शुरुआत हुई। जी न्यूज पर आप वो तस्वीर देखेंगे जहां से आपदा की शुरुआत हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, गोपाल से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं सामने।
जिसके बारे में कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जी न्यूज पर कहा कि ग्लेशियर नहीं टूटा है, पिछले 2-4 दिन से जो बर्फबारी हो रही थी वो चट्टाने और बर्फ नीचे की तरफ खिसकती हैं, नीचे ऋषिगंगा का प्रवाह इससे बढ़ जाता है। बेहद सकरी खाई है, मैं कहूंगा कि आप दिखा पाए, अगर बेहद सकरी खाई है, अगर यहां पर चट्टाने और बर्फ गिरती है तेजी के साथ तो पानी का प्रवाह अचानक बढ़ जाता है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यह तपोवन प्रोजेक्ट है, इससे 5 किलोमीटर और पीछे है ऋषिगंगा का प्रवाह और वहां पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है। वहां पर सबसे पहले प्रवाह बढ़ता है, मलबे के साथ पानी की ऊंची लहरें उठती हैं और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर देती है। ऋषिगंगा और धौलीगंगा की बात आप 7 फरवरी से सुन रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह धौलीगंगा के प्रवाह की तस्वीर है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पानी का प्रवाह बिल्कुल सामान्य है, गति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन ये जो तपोवन प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं, ये तपोवन प्रोजेक्ट देखिए, डैम देखिए, पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। इस वक्त पानी कितना शांत है, अंदाजा लगाइए 7 फरवरी को क्या स्थिति रही होगी सुबह 10:30 बजे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा डैम पूरे तरीके से तबाह हो गया। और धौलीगंगा का प्रवाह इतना ज्यादा था कि जो भी रास्ते में आया उससे सब कुछ बहाता हुआ वो आगे लेकर चला गया। अब आप सामने की तरफ देखिए, वो गांव जो 2 हिस्सों में बंट गया है, यहां जहां मैं मौजूद हूं और जो सामने वाला हिस्सा, इसे जोड़ने के लिए बीच में एक पुल था। यह पुल धौलीगंगा के प्रवाह में बह गया, इतना तेज प्रवाह था। यह गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा वो जहां पर मैं मौजूद हूं, दूसरा हिस्सा वो जो आप सामने देख रहे हैं। सामने की तरफ लगातार हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, राशन पहुंचाया जा रहा है, जरूरी चीजें यहां पर मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि संपर्क कट गया है। अब गांव वाले उस हिस्से से इस हिस्से की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है पुल बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त जो है वो ये है कि टनल में फंसे हुए लोगों की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि यहां से आगे 7 फरवरी की शाम को ही साफ हो गया था कि अब और नुकसान की आशंका नहीं है। लेकिन 171 लोग, शिरीन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 171 लोग अब भी लापता हैं। कल शाम को जो बताया गया था 197 लोग लापता, जिनमें से 26 लोगों के शव मिल गए और 171 लोग अब भी लापता है। टनल में रेस्क्यू का काम जारी है। मैं आपको 2 चीजें दिखाई, एक जहां से इस आपदा की शुरुआत हुई वो जगह आपने जी न्यूज पर देखी, और दूसरा हिस्सा ये जो गांव सामने है, किस तरीके से विषम परिस्थितियों में इस वक्त गांव के लोग रह रहे हैं। और ये देखिए, ये बहुत अहम तस्वीर है, ये बताती है अभी पानी का स्तर और जिस पानी के स्तर ने, जिस बहाव ने इस डैम को बहा दिया होगा वो कितना ज्यादा रहा होगा। और चौथी तस्वीर जो सबसे अहम तस्वीर है आज की, वो ये कि टनल से रेस्क्यू का काम कब पूरा होगा। 46 घंटे के करीब समय बीत गया है हादसा हुए, और देवभूमि के देवदूत या फिर आईटीबीपी के हिमवीर, आप इन्हें कहिए, सलाम हम इन्हें करते हैं। पहले ही दिन टनल से 16 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन अभी जो 35 लोग फंसे हैं, आप समझिए कि वो कितने भीतर टनल के होंगे कि उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम यहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और आईटीबीपी क्या कर रही है। सवेरे का अपडेट यह है कि अब तक 35 लोगों से संपर्क शिरीन नहीं हो पाया है। ठीक है विशाल, आप और जानकारी जुटाइए, फिर से आपके पास आएंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूदा हालात जानने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो विशाल, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अभी वहां पर किस तरह से ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अभी भी जो 35 लोग हैं टनल के अंदर फंसे हुए, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यही कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। से वो ये है, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, अभी टनल खुली नहीं है, कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं, आगे अभी काम जारी है। अभी आज का क्या रहेगा सर? आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। तो हर किसी को उम्मीद इसी बात की कि जल्द से जल्द उन 35 लोगों से संपर्क हो पाए जो उस टनल में फंसे हुए हैं। तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों की पूरी कोशिश है कि मलबे में फंसी हर एक जिंदगी को बचा लिया जाए। लेकिन हादसे के बाद कुछ लोग खुशकिस्मत तो कुछ बदकिस्मत साबित हो रहे हैं। तपोवन से अब तक 26 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, जबकि 171 लोग लापता हैं। वहीं तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका भी की जा रही है। इस बीच टनल से जिंदा निकाले गए लोगों ने बताया कि किस तरह मोबाइल के नेटवर्क से उनकी जान बची। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जी न्यूज को उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ग्लेशियर से तबाही नहीं आई, बल्कि बर्फ और चट्टान के गिरने से यह हादसा हुआ है। धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। आपदा खत्म, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कैसे हुआ हादसा, बड़ा खुलासा।
मोबाइल नेटवर्क से बची लोगों की जान। उत्तराखंड में हुए हादसे की भयावह तस्वीरें जिसने भी देखी वो सहम गया, सिहर गया। प्रकृति की ताकत के सामने सब कुछ बेकार नजर आया। लेकिन इस हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। टनल में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के भीतर मलबा जमा होने की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों को तलाश करने के लिए कैमरों और स्निपर डॉग की मदद ली जा रही है। तो ऐसा है कि पीछे से ये पूरा टनल ऐसा लग रहा है कि टनल पूरा भरा हुआ है मलबे से। ये टनल का मलबा जो है आता रहा है, आज जितना निकाल रहे हैं उतना ही पीछे से आ रहा है। अभी कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, तो इसके बाद ही लगेगा पता। सैलाब से तबाही के बाद लापता हुए 5 लोग सोमवार को अपने आप वापस लौट आए। वहीं धौलगंगा में बाढ़ की वजह से जिन गांवों का संपर्क टूट गया है, आईटीबीपी के जवान वहां राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बड़े हादसे में जिन लोगों की जान बची है, उन्होंने मौत के मुंह से निकलने की हैरत अंगेज कहानियां भी सुनाई। आईटीबीपी ने जिन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया, उन्होंने बताया किस तरह आईटीबीपी और मोबाइल सिग्नल की वजह से उनकी जान बच गई। ये तमाम लोग आपदा के बाद फंस गए थे। जिंदगी की डोर धीरे धीरे टूट रही थी कि अचानक मोबाइल पर आए सिग्नल ने जिंदगी की उम्मीद को मजबूत कर दिया। उस टाइम तो हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, पर यही था कि ये हमें तो ये लगा कि पानी आया, पर कहाँ से आया इतना हमको ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अचानक आया। अब लग रहा था इतनी तबाही हो जाएगी। सर हमें तो विश्वास था कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हमें वही लास्ट यही था हमारे पास ऑप्शन कि सरिया के सारे हम जब तक टंगे रहेंगे तो बचे रहेंगे। कितने घंटे टंगे रहे आप लोग? हम तो सर वहाँ 7 घंटे रहे। 7 घंटे लगातार? 7 घंटे हम टंगे हुए रहे। फिर सरिया के सारे हम आगे फेस के उसके तरफ आए, टनल के दरवाजे के सामने तक। सोच कर देखिए, बर्फीले ठंडे पानी में कई घंटों तक घुप अंधेरे में कैसे इन लोगों ने वक्त गुजारा होगा। सरियों को पकड़कर ये पानी से दूर जा रहे थे। ये डर भी था कि हाथ छूटा और जिंदगी खत्म। एक बार अगर हमारा हाथ थकता था तो हम कोहनी से उसको फंसा लेते थोड़ा देर के लिए, और फिर अगर छोड़ते तो हमारी जान जाती, तो हम छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर जब टेलीफोन से हमारा फोन मोबाइल से बात हुआ तो फिर ये लगा हमको कि हम बच सकते हैं। उसी टाइम आप लोगों ने जब आधा 1 घंटे आप लोगों ने मोबाइल से बात की। हाँ, एक लड़का जो वो आगे पीछे करता रहता था विनोद, तो उसने बात किया, बोला कि हमने पीडी साहब से बात किया। फिर पीडी साहब ने बोला कि रेस्क्यू टीम आईटीबी की तुम्हारे ऊपर से काम कर रही है, तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के बाद तुम चिंता मत करना, निकल जाओगे। खुशकिस्मती की ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन कई लोग बदकिस्मत भी साबित हुए क्योंकि उनकी जान नहीं बच सकी। उत्तराखंड में सैलाब से तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। राज्य के डीजीपी के मुताबिक तपोवन से अब तक 26 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 171 लोग लापता हैं। वहीं तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। अब सबके दिमाग में ये सवाल है, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? उत्तराखंड हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जी न्यूज पर बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में कोई ग्लेशियर नहीं दिखा और वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया है कि हादसे की वजह ग्लेशियर का टूटना नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हादसा चट्टान और बर्फ के नीचे खिसकने की वजह से हुआ। तो एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पहले से कोई भी ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद नहीं है। 2-3 दिन में जो बर्फबारी हुई है वो बर्फ नीचे स्लिप हुआ है, और बर्फ के स्लिप होने का कारण ये है कि जो टिगर पॉइंट जो है, जो टॉप पर जो पॉइंट है वहाँ पर कोई स्लाइड हुआ है, और उसके कारण वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, और उसके कारण ये तमाम जो क्षति हुई है, चाहे पावर प्रोजेक्ट की क्षति हुई है या जनहानि हुई है, ये उसी के कारण हुई है। किसी तरह का ग्लेशियर वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जोशीमठ में तपोवन टनल में जारी राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री हादसे की जगह पर रुके। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी। बैठक में गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को हादसे के अध्ययन के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी फोन पर बात की। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज अभी लगभग मैं समझता हूँ कि 2 बजे करीब फिर 5वां फोन उनका आया मुझे, और उन्होंने मुझसे अपडेट ली है, और उन्होंने यही कहा है कि एक तो मुझे आप अपडेट देते रहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी सहायता चाहिए वो सहायता आप हमको बताएं। तो सहायता तो यहाँ पर तमाम 5-7 हेलीकॉप्टर सेना के और एयरफोर्स के यहाँ पर पहुँचे हैं, एनडीआरएफ यहाँ पर पहुँची है, और भी एनडीआरएफ भेजने की बात है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। उम्मीद है चमत्कार की कुछ और कहानियां सामने आएंगी, और जो लापता हैं
उनकी जिंदगी भी सलामत होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, ये उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, चमोली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.